महाविद्यालय भैजुई के यूट्यूब चैनल पर आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत है। ये क्लास बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन की है और इसके अंदर हम फोर्थ यूनिट कोरिलेशन आज शुरू करा रहे हैं। आज हम कोरिलेशन के मीनिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोरिलेशन का अर्थ क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनोविज्ञान के अंदर जितने भी परीक्षण किए जाते हैं उनके अंदर विभिन्न चरों के बीच में या विभिन्न समूहों के बीच में हम सहसंबंध ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि एक संख्या या एक समूह का दूसरे समूह के साथ क्या संबंध है, और ये सारे काम सहसंबंध के द्वारा कोरिलेशन के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। और सांख्यिकी विधियों का जितना भी वर्णन किया गया है उनके अंदर सभी के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के चर होते हैं। और हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे चर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, और जब एक चीज़ का परिवर्तन होता है तो दूसरे में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि एक चर दूसरे चर को, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को प्रभावित करता है। कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और इन सारे वेरिएबल्स के बारे में कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसका किसके ऊपर असर पड़ रहा है, सबका अध्ययन हम कोरिलेशन के माध्यम से ही कर पाते हैं। कोरिलेशन के अर्थ को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम उसकी परिभाषाओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। हम बात करेंगे सहसंबंध की परिभाषाओं की, जिसमें पहली परिभाषा है बैलिस की। बैलिस कहते हैं सहसंबंध का अभिप्राय आंकड़ों के दो या दो से अधिक विभिन्न समूहों की तुलना करना ताकि उनके संबंध को जाना जा सके और उस संबंध की मात्रा को अंकात्मक रूप से व्यक्त किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हम दो आंकड़ों को क्या करते हैं या दो समूहों की आपस में तुलना करते हैं या हम उनके बीच में संबंध को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि उनके बीच में क्या संबंध है, और उस संबंध को सिर्फ ज्ञात नहीं करते, उसकी मात्रा भी निश्चित करते हैं, वो भी अंकों के रूप में। जब हम किसी भी दो आंकड़ों या समूह के बीच की तुलना कर कर उनके संबंधों को अंकों के रूप में व्यक्त कर दें तो वही कोरिलेशन या सहसंबंध कहलाएगा। आसी लैथ्रोप कहते हैं कि सहसंबंध दो चर राशियों में मापे जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर इशारा करता है। मतलब सहसंबंध से हमें किन्हीं दो राशियों के बीच में पाया जाने वाला संबंध पता चल जाता है। फर्ग्यूसन कहते हैं कि सहसंबंध का उद्देश्य दो चर राशियों में पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का पता लगाना है कि किन्हीं दो चर राशियों में या किन्हीं दो समूहों के बीच में संबंध की मात्रा कितनी है, और उस मात्रा का जब हम पता लगाते हैं तो वही सहसंबंध कहलाता है। गिलफोर्ड कहते हैं कि सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो हमें ये बताती है कि दो वस्तुएं एक दूसरे से किस तरीके से। हम बात कर रहे थे गिलफोर्ड की। उन्होंने कहा था कि सहसंबंध जो है एक अकेली संख्या है जो हमें बताती है कि दो वस्तुओं के बीच में किस प्रकार का संबंध है या दो वस्तुएं आपस में किस तरीके से संबंधित हैं। जब एक में परिवर्तन होता है तो दूसरा पद जो है किस हद तक प्रभावित होता है, इसका बारे में हमें सहसंबंध से पता चलता है। मन के अनुसार सहसंबंध दो चरों के बीच में सन्निकटता के चर का एक सांख्यिकी माप है। मतलब दो चरों के बीच में या दो समूह के बीच में कितना संबंध है, कितनी निकटता है, उसे जब हम सांख्यिकी या अंकों के रूप में व्यक्त करते हैं तो वही सहसंबंध कहलाता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया है कि दो चर राशियाँ इस प्रकार संबंधित हों कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी चर राशि घटे या बढ़े, या इसके विपरीत हो तो हम चर राशियों में हम कह सकते हैं कि इनके बीच में सहसंबंध पाया जा रहा है। मतलब जब भी कभी दो आंकड़ों के बीच में या दो समूहों के बीच में या दो पदों या दो वेरिएबल्स के बीच में हम अध्ययन करते हैं कि एक वेरिएबल के या एक समूह के
में वृद्धि होने से दूसरे समूह पे या दूसरे पद पर या दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या दोनों एक साथ बढ़ रही हैं या दोनों एक साथ घट रही हैं, या एक के बढ़ने पर एक पद के प्रभावित, एक वेरिएबल के प्रभावित होने पर दूसरा वेरिएबल सकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है या नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। और जब हम इन संबंधों को अंकों में व्यक्त कर देते हैं तो वही सहसंबंध कहलाता है। अब हम बात करेंगे सहसंबंध के प्रकार की। सहसंबंध के प्रकारों को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक तो परिमाणात्मक सहसंबंध और दूसरा गुणात्मक सहसंबंध। और इन्हें भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है, जैसे कि परिमाणात्मक सहसंबंध को हम घनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध में विभाजित कर सकते हैं। ऐसे ही गुणात्मक सहसंबंध को हम रेखीय सहसंबंध में और अरेखीय सहसंबंध या वक्रात्मक सहसंबंध में जो है विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव कोरिलेशन की, परिमाणात्मक सहसंबंध की। इसके अंदर पहला प्रकार है घनात्मक सहसंबंध का। जब एक चर की मात्रा बढ़ती है और इसके परिणाम स्वरूप दूसरे चर में भी वृद्धि हो, मतलब कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ने लग जाए, जब एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी घटने लग जाए, तो इस प्रकार के संबंध को हम जो है सकारात्मक या घनात्मक संबंध कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पद जो है एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। जब इस तरीके का जो संबंध होता है ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है, घनात्मक सहसंबंध कहलाता है। समझ लीजिए उदाहरण के द्वारा, किसी बच्चे के अंदर उच्च बुद्धि लब्धि है तो उसके अंदर सृजनात्मकता भी उच्च होगी। अगर किसी के अंदर निम्न बुद्धि लब्धि है तो उनके अंदर सृजनात्मकता भी निम्न क्षमता की पाई जाएगी। उच्च बुद्धि लब्धि, उच्च शैक्षिक उपलब्धि, निम्न बुद्धि लब्धि, निम्न शैक्षिक उपलब्धि। जैसे जैसे बुद्धि लब्धि बढ़ रही है शैक्षिक उपलब्धि और सृजनात्मकता बढ़ रही है। बुद्धि लब्धि घट रही है तो सृजनात्मकता और शैक्षिक उपलब्धि घट रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, घनात्मक, पूर्ण रूप से घनात्मक सहसंबंध है। एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ रही है और दोनों एक ही दिशा में बढ़ रही हैं। उच्च बुद्धि लब्धि, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बुद्धि लब्धि, उच्च शैक्षिक उपलब्धि, यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में बढ़ रही हैं। इस तरीके से ये परिवर्तन जो है घनात्मक या सकारात्मक परिवर्तन या सहसंबंध कहलाता है। दूसरा होता है ऋणात्मक सहसंबंध, मतलब एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर घटने लग जाए, एक घटे तो दूसरा बढ़ने लग जाए। तो इस प्रकार के सहसंबंध को नकारात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसके अंदर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है हमें, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों चर चलते हैं। मतलब समझ लीजिए कोई बच्चा अधिक बहुमुखी है तो उसके उत्तीर्ण प्रतिशत उतना ही कम होगा, मतलब उसका दिमाग इधर उधर, उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुमुखी किस्म का है, तो उसका जो है उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत है वो कम हो सकता है। और जो कम बहिर्मुखी होता है, जो अपने व्यक्तित्व उसका जो है एक जगह केंद्रित हो जाता है, वो हर चीज़ में जो है उसका दिमाग डाइवर्ट नहीं होता, उसकी पर्सनैलिटी हर चीज़ से प्रभावित नहीं होती, हर जगह एडजस्ट नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर उत्तीर्ण प्रतिशत उतना ही ज़्यादा हुआ, एक ही चीज़ पर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। और इसी प्रकार जैसे कि आयु में वृद्धि होती है तो खेलने की आदत में उतनी ही कमी होती चली जाती है। जैसे आपकी आयु बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी एक उम्र के बाद, तो हमें यहाँ पर विपरीत संबंध देखने को मिलेगा। जब आयु बढ़ती है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो ज़्यादा खेलते हैं, और जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है उनका खेलने का समय जो है कम होता चला जाता है, खेलने की आदत है उतनी कम हो जाती है। तो आयु की वृद्धि, खेलने की आदत में कमी, इन दोनों में विपरीत संबंध हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा प्रकार का सहसंबंध होता है जिसे हम शून्य सहसंबंध कहते हैं। शून्य सहसंबंध का मतलब ये है कि एक चर के बढ़ने घटने से एक दूसरे चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर कोई लेना देना नहीं है। समझ लो आर्थिक उच्च स्तर, अगर कोई बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है पढ़ाई में भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा या पढ़ाई में बिल्कुल बेकार होगा, मतलब उसके उत्तीर्ण के जो प्रतिशत है
उस पर उसके आर्थिक स्तर का कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार आर्थिक स्तर निम्न होगा तब भी जो है उत्तीर्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब निम्न आर्थिक स्तर वाले भी 90% बालक पास हो रहे हैं, उच्च आर्थिक स्तर के भी 90% बालक पास हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्तर का बच्चों के उत्तीर्ण प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। आर्थिक स्तर उनके उत्तीर्ण प्रतिशत को प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार, जैसे कि हमने कहा था परिमाणात्मक सहसंबंध, अब हम बात करेंगे गुणात्मक सहसंबंध की। गुणात्मक में पहला सहसंबंध है रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध में जो है जब दो चर राशियों के मध्य इस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है कि उनमें अंदर निरंतरता बनी रहती है, मतलब दोनों एक साथ बने रहते हैं और इनके मध्य होने वाले सहसंबंध एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, मतलब एक रेखा में चलते रहते हैं, आगे एक साथ बढ़ते रहते हैं, तो ये जो है रेखीय सहसंबंध कहलाता है। समझ लीजिए, तो ये बुद्धि और शैक्षिक उपलब्धि के बीच में रेखीय सहसंबंध है। जैसे बुद्धि बढ़ती जाएगी वैसे ही उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी बढ़ती चली जाएगी। यह नहीं कि बुद्धि बढ़ेगी तो शैक्षिक उपलब्धि घटेगी। ये जो है एक ही दिशा में एक ही रेखा में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा तो शैक्षिक उपलब्धि भी बढ़ेगी, तो इसके अंदर भी सहसंबंध है। ऐसे ही तापमान और थर्मामीटर में तापमान बढ़ेगा तो थर्मामीटर भी जो है का जो पारा है वो भी बढ़ेगा, तो उसके अंदर भी जो है हमें जो है रेखीय सहसंबंध देखने को मिलता है, दोनों एक ही रेखा में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सहसंबंध को जो एक ही रेखा में बढ़ता है रेखीय सहसंबंध कहलाता है। इसके बाद दूसरा प्रकार का होता आरेखीय जो है सहसंबंध। आरेखीय सहसंबंध में ये विशेषता होती है कि ये कुछ समय तक तो एक साथ बढ़ता है, मतलब दोनों के अंदर हमें सकारात्मक धनात्मक जो है सहसंबंध देखने को मिलता है, लेकिन एक समय के बाद ये सकारात्मक सहसंबंध नकारात्मक सहसंबंध में बदल जाता है, जबकि ऊपर वाला जो है सकारात्मक ही बना रहता है, एक ही दिशा में एक ही रेखा में बढ़ते रहते हैं, जबकि ये दूसरा जो आरेखीय सहसंबंध है, ये वक्रात्मक सहसंबंध है, ये जो है एक सीमा तक तो धनात्मक रहेगा, उसके बाद ये नकारात्मक या ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं खेलने की आदत की। जैसे एक छोटा बच्चा है, शुरुआत में खेलेगा, थोड़ी उम्र और बढ़ेगी, युवा होने तक हो सकता है कि उसके खेलने की आदतों में वृद्धि हो जाए, उसे स्पोर्ट्स में ज़्यादा शौक हो तो उसकी खेलने की जो आदत है उसमें वृद्धि हो सकती है। लेकिन एक सीमा के बाद जब वो प्रौढ़ावस्था में पहुंचने लग जाता, आयु में वृद्धि होने लग जाती है, तो उसकी खेलने की आदत में कमी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खेलने की जो वृद्धि है, खेलने की आदत में जो वृद्धि है वो उम्र के साथ उसका सहसंबंध जो है सकारात्मक नहीं बना रहता। शुरुआत में तो धनात्मक रहता है, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी खेलने की आदत भी बढ़ती है, लेकिन एक सीमा के बाद उम्र तो बढ़ रही है लेकिन उसकी खेलने की आदत में कोई विकास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है फिर उसका नकारात्मक हमें वृद्धि देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें आरेखीय सहसंबंध देखने को मिलता है कि कुछ उम्र तक तो बढ़ती हैं, उसके बाद वो बढ़नी ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कोई हमने कविता सुनी, हमें जो है शुरुआत में उसे सुनने में, बार बार सुनने में खूब आनंद आएगा और आनंद आएगा, लेकिन एक के बाद शुरुआत में तो आनंद हमारा जब सुनेंगे तो बार बार आनंद बढ़ेगा, संतुष्टि हमारी बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा के बाद फिर वो क्या होगा, नकारात्मक होने लगेगा, हम बोर होने लग जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है, आरेखीय सहसंबंध हो जाएगा। हमारा जो इंटरेस्ट है एक ही दिशा में नहीं बढ़ रहा है, फिर वो उसके नकारात्मकता या ऋणात्मकता उसके अंदर आने लग गई है। इस प्रकार हमारे जो सहसंबंध का अर्थ और उसके प्रकार आज के वीडियो के अंदर समाप्त हो गए हैं। इससे अगले वीडियो में हम जो है अब इसके उपयोगों के बारे में बात करेंगे और हमारा जो है जो थ्योरी का हिस्सा है सहसंबंध का लगभग समाप्त हो गया है।
इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।